2025-26 इसरो का बजट 13,416.2 करोड़ रुपए। People are applauding to hear from the Secretary Department of Space. और वहीं एमपी की लाडली बहन योजना का बजट 18,984 करोड़ रुपए। मेरी बहनों, मेरी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी बदलना है। हर एक दुनिया में आता तो कोई ना कोई काम करने के लिए आता है। मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है कि मैं आपकी जिंदगी बदलूं। डीआरडीओ का 2025-26 का बजट 26,816 करोड़ रुपए। To also be stepped up, it's about 26,800 crore rupees. और महाराष्ट्र लाडली बहन योजना का बजट 46,000 करोड़ रुपए। इंडिया के पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री का बजट 1.39 लाख करोड़ रुपए। The Education Ministry has been allocated about 1.28 lakh crore rupees in the year 2025-26. और वहीं इंडिया के फ्रीबी स्कीम्स का बजट 8.96 लाख करोड़ रुपए। मैं आपको बता दूं कि आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान बनाने में सरकार के लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एम्पावरमेंट के लिए। बच्चे और उनके पेरेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में दाखिला हो सके, फिर भी उनको एडमिशंस नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इन संस्थानों की संख्या इंडिया में दरअसल ना के बराबर है। और अगर सिर्फ पीएमपी की लाडली बहन योजना को 1 साल के लिए रोक दिया जाए, 30 से 35 ऐसे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं केवल 1 सालों के अंदर। फिर भी सरकारें इन फ्रीबी स्कीम्स के चक्कर में ऐसी जरूरी और एम्पावरमेंट करने वाली चीज को नेग्लेक्ट कर रही हैं और फ्री में पैसे बांट के कहती हैं कि इन स्कीम से एम्पावरमेंट आएगी। तो आज ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सरकार ऐसी फ्री स्कीम्स को बंद करके डेवलपमेंट पर ध्यान क्यों नहीं देती है। आखिर इतना ज्यादा पैसा खर्च करने का इन स्कीम्स के ऊपर रीजन क्या है, और उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये कि आखिर भारत की लगभग सभी पार्टियां कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं इस वोट को खरीदने और बेचने के खेल में। पूरे खेल की गहराई को समझने के लिए हमें 2018 के तेलंगाना में चलना होगा, जो कि अभी अभी एक न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है। और केसी राव यहाँ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा बॉम्ब डालने वाले, या फिर यूं कहें कि इन सारी चीजों की शुरुआत यहीं से होने वाली है। तेलंगाना जो अभी अभी अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, और इसी वक्त केसी राव ने एक ऐसी स्कीम्स लॉन्च की है जो सिर्फ उस स्टेट के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट वर्ड के पूरे मीनिंग को ही चेंज करने वाला है। क्योंकि इस स्कीम्स में उन्होंने 4,000 पर एकड़ पर सीजन किसानों को देने का वादा किया है, यानी साल में लगभग 2 बार, और इसको इन्होंने इन्वेस्टमेंट सपोर्ट का नाम दिया है। लेकिन ये स्टेप तेलंगाना जैसे नए स्टेट में लेने का रिस्क केसी राव क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि जब भी नॉर्मली सरकारें ऐसे पैसा देती हैं तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है या फिर एक हैवी टैक्सेशन सिस्टम। लेकिन तेलंगाना के पास इस समय दोनों ही नहीं है, तो फिर केसी राव ये पैसा कहां से लाने वाले हैं? तेलंगाना के किसानों में एक जबरदस्त खुशी का माहौल है इस समय। लेकिन कहानी यहाँ इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि जब भी किसी को बिना कंडीशन के पैसे मिलते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसकी इनकम तक नहीं रहता, वो उसकी सोच और डिसीजन को भी इम्पैक्ट करता है, जिसका रिजल्ट आप तेलंगाना के इस इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखकर लगा सकते हैं। अब इसमें किसानों को कब तक और कितना सपोर्ट मिलता रहेगा ये तो हम आगे की वीडियो में समझेंगे, लेकिन केसी राव को इस इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के नाम की स्कीम से कितना फायदा हुआ है ये आपने रिजल्ट देख के ही अनुमान लगा लिया होगा। इकोनॉमिक्स में जब कोई स्टेट्स इनकम से ज़्यादा खर्च करे तो उसे फिजिकल डिफिसिट कहा जाता है, यानी वित्तीय घाटा। ऐसे में उनके पास ऑप्शन होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, क्योंकि चुनाव के ठीक 6 महीने बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक ऐसे ही सिमिलर स्कीम्स की लॉन्च की है। पीएम किसान का नाम दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। और अब इन स्कीम्स का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इकोनॉमी और किसानों के जीवन पर, इसे समझने के लिए हमें 2021 में चलना होगा। ठीक है, इन 2 सालों में इन 2 स्कीम्स के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए हैं। तो अब जरा किसानों का डेटा देखते हैं कि उनकी परिस्थिति में क्या सुधार आया है।
लेकिन आप अब ये डेटा देखिए जिसमें साफ लिखा है कि आज भी इंडिया के 1/3 फार्मर्स इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। फेक रिपोर्ट्स का हवाला देके आम जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। खैर, अब अपने टॉपिक पे वापस से आ जाते हैं। ममता बनर्जी ने अभी अभी लक्ष्मी भंडार स्कीम्स की शुरुआत की है, जिसमें SC/ST वुमेन्स को 1200 और जनरल वुमेन्स को 1000 रुपए देने का वादा किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि ये सारी पार्टियां इलेक्शन के ठीक पहले ऐसी स्कीम्स लॉन्च करके कौन सा वुमेन एम्पावरमेंट करने वाली हैं। इकोनॉमिक्स में एक कहावत है कि अगर आप किसी को मछली देंगे तो उसका पेट एक दिन भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखाएंगे तो उसका पेट रोज भरेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सरकारों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि उनका दरअसल असली काम क्या है। लेकिन उससे पहले इस पैटर्न को समझते हैं। पहले तेलंगाना, फिर दिल्ली, फिर उड़ीसा और अब वेस्ट बंगाल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्कीम्स अलग अलग नहीं लगती, बल्कि एक प्रूवन पॉलिटिकल मॉडल लगता है। एक ऐसा मॉडल जो डायरेक्ट कैश को इंडिया के हर इंपॉर्टेंट ग्रुप तक पहुंचा रहा है। लेकिन एक सेकेंड, इंडिया में इलेक्शन कमीशन के रूल इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट इलेक्शन के समय किसी को पैसे नहीं बांट सकता। तो फिर ये पार्टियां कैसे बांट रही हैं, और फिर इसमें इलेक्शन कमीशन क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है या फिर करना नहीं चाहता? और शायद इन्हीं इरेगुलरिटीज को देख के दूसरे भी स्टेट इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, बिना ये सोचे कि ये स्कीम उनके स्टेट के डेवलपमेंट को पूरी तरीके से रोक देगा। इन स्कीम से स्टेट कम से कम 10 साल पीछे हो जाएंगे। अभी अभी ममता बनर्जी के इलेक्टोरल सक्सेस को देखकर MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने भी एक ऐसी ही सिमिलर स्कीम्स लॉन्च की है, लाडली बहन योजना, जिसमें ये भी MP की महिलाओं को पैसे बांटने वाले हैं। लगभग अगर आप देखें तो सारी स्कीम्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो पूरी तरीके से सेम है। मुझे लगता है ये एक ऐसी रेस शुरू हो रही है पार्टियों में जिसका दरअसल कोई फिनिश लाइन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर इस स्कीम्स को बंद करने जाएगी तो ये सीधा इम्पैक्ट उनके वोट बैंक पे करेगा। अगर रियलिटी हम देखें तो वुमेन के रियल इशू पर किसी भी स्टेट का ध्यान नहीं है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ये ऊपर बैठे लोग वहाँ दरअसल ध्यान देना ही नहीं चाहते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का आप ये डेटा देखिए, जिसके हिसाब से आज भी इंडिया में 86 to 92 रेप केसेस डेली रजिस्टर्ड होते हैं, यानी हर 16 मिनट में किसी लड़की या महिला का रेप होता है। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं बल्कि 4th मोस्ट कॉमन क्राइम है अगेंस्ट वुमेन। अगर बाकी के भी 3 टॉप्स क्राइम को इंक्लूड कर दें तो हर मिनट कोई न कोई महिला या लड़की किसी न किसी क्राइम का शिकार हो रही है इंडिया में। और सिर्फ यही नहीं, अगर सच में वुमेन्स को एम्पावर करना है तो उन्हें सबसे ज्यादा फोकस स्किल इन्हांसमेंट पे करना चाहिए, ताकि देश की महिलाओं को ऐसी किसी सरकारी सब्सिडी पर डिपेंडेंट ही ना होना पड़े। क्योंकि अगर मैं आपको ये डेटा दिखाऊं तो इंडिया में केवल 4 से 5% फीमेल्स के पास फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है। लेकिन अगर वहीं आप अमेरिका के डेटा को देखें तो उनके यहाँ लगभग 50 to 52% वुमेन्स के पास फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है। इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर इंडियन वुमेन को एम्पावर करना है तो इस समय सबसे ज्यादा क्या करने की जरूरत है। ठीक है, बढ़ते समय के साथ अब हम 2021 में हैं। आप मेरे पीछे इस ग्राफ को देखिए। साल 2021 तक इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लगभग 174.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और अब 2023 आते आते ये कर्ज बढ़ के लगभग 220 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और अब उससे भी डरावना ये डेटा देखिए आप। साल 2021 तक 7 लाख करोड़ के लगभग सरकारें इन लोन्स का ब्याज भरती थी, जो कि पूरे रेवेन्यू रिसीट का लगभग 42% है। यानी 100 रुपए अगर आम जनता से सरकार GST या टैक्स के रूप में ले रही है तो उसमें से 42 रुपीज केवल इन लोन्स का ब्याज भरने के लिए जा रहा है। और यही चीज मार्च 2023 तक पहुंचते पहुंचते 9.41 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। वैसे मेरी सैलरी कितनी थी 2023 में? खैर, अभी हम MP चलते हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी ऐसी ही एक सिमिलर स्कीम्स की घोषणा की है। है, अभी हम MP तो पहुंच गए, लेकिन मेरे दिमाग में अभी एक सवाल आया जो दरअसल बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर ये पॉलिसी मेकर्स और तमाम बड़े आला अधिकारी ऐसी स्कीम्स को बनाते ही क्यों हैं जो देश के डेवलपमेंट को पूरी तरह रोक दे। उनको तो कोई इलेक्शन नहीं जीतना है, तो क्या उन पर किसी टाइप का कोई दबाव है या फिर पॉलिटिकल दबाव है? खैर, सबसे पहले हम इस नई स्कीम्स लाडली बहन योजना के डेटा को देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने 23 से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया है, लेकिन महिलाओं से मेरा मतलब है कि जिनकी शादी हो चुकी है। पर एक सेकंड, शादी का वुमेन एम्पावरमेंट से क्या कनेक्शन है? खैर, सरकार ने ऐसा कोई डेटा जारी नहीं किया है जिसके जरिए मैं आपको इस इक्वेशन को समझा सकूं, लेकिन मेरे पास एक और भी ज्यादा खतरनाक डेटा है आपके लिए। ये लिस्ट है 370 स्कीम्स की, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने रोका है ताकि लाडली बहन योजना से वुमेन
वुमेन्स को एम्पावर कर सके। और सारी चीजों के साथ साथ इसमें मध्य प्रदेश के मिडिल स्कूल के फंड को भी रोक रखा गया है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसमें वो लड़कियों की पढ़ाई को रुका करके उन्हें 1000 रुपए दे करके उन्हें एम्पावर कर सकते हैं। खैर, इतने देर में आपने इतना तो समझ लिया होगा कि ये स्कीम्स कोई एम्पावरमेंट नहीं क्रिएट कर रही हैं, ये बस इलेक्शन मोल्ड करने की एक वाइट कॉलर स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो अब हम वापस से 2026 में चलते हैं, जहां से हमने इन सारी चीजों की शुरुआत की थी। हमारे यहाँ आने तक महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, कुल मिला के 12 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लाडली बहन योजना जैसी सिमिलर स्कीम्स को अपने स्टेट्स में लॉन्च कर चुके हैं। और ये देखिए, इस साल इन स्कीम्स के लिए प्लान्ड बजट रखा गया है 1.68 लाख करोड़ रुपीस। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी पहलू को कि आखिर सरकारें इन पैसों को ला कहाँ से रही हैं। ठीक है, अब हम इस पूरी पजल के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की ओर बढ़ते हैं कि ये जो सरकार पैसे बांट रही है वो दरअसल आ कहाँ से रहे हैं। और मुझे लगता है इस पार्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दरअसल ये पैसा आपका है। हाँ, आपने एकदम सही सुना। कैसे, चलिए इसे समझते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी टफ इकोनॉमिक कैलकुलेशन को इजी वे में देखते हैं। हम में से हर इंडिविजुअल अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, जैसे नौकरी या फिर बिजनेस या फिर कुछ भी। अगर हम इंडियंस की एवरेज इनकम को देखें तो 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच है मंथली इस समय। तो जैसे हमें अपने घर को चलाने के लिए पैसे लगते हैं हर महीने, ठीक वैसे ही देश को चलाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो इंडिया को एक घर के रूप में देखते हैं। मान लीजिए ये इंडिया मेरा घर है। अब इस घर में जिसकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है उसे अपने पैसों पे टैक्स भरना होता है। ये टैक्सेस भी दो टाइप के हैं दरअसल, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि हमारे इनकम पर डायरेक्टली लगता है, जिसे हम इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ड्यूटी, जीएसटी, पेट्रोल पे वैट एटसेट्रा। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा, इस घर में रहने वाले हर आदमी को इनडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता है। तो रफली अगर हम इस घर में देखें तो 20 हज़ार रुपये कमाने वाले को 2 से 2.5 हज़ार रुपये तक का इनडायरेक्ट टैक्स भरना होता है, जिसमें रोड, स्कूल, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ें सरकार सुधार सके। लेकिन सही पूछे तो इन सारी चीज़ों के पैसे को एक ऐसी स्कीम्स की तरफ सिर्फ इसलिए घुमाया जा रहा है ताकि अपनी कुर्सी बचाई जा सके। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि रोड, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है अपने देश में। तो हाँ, इस पैसे को आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल कर लाया जा रहा है। आपकी रोड सेफ्टी को नज़रअंदाज करके लाया जा रहा है। हॉस्पिटल जैसी जरूरी चीज को भी नेग्लेक्ट करके लाया जा रहा है। और ये पैसे और कहीं के नहीं बल्कि आपके जेब के हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। नमस्कार।